गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बीए थर्ड ईयर में अरास्तू के राज्यों के संविधान का वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अरास्तू के द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किस तरह से संविधान या राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, किस आधार पर किया गया था। तो आइए चलिए उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अरस्तू के अनुसार संविधान का अर्थ क्या है, क्योंकि संविधान का अर्थ को समझे बिना उसके वर्गीकरण तक जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अरस्तू के संदर्भ में या अरस्तू के मत अनुसार संविधान का क्या अर्थ है। तो अरस्तू के अनुसार संविधान का अर्थ समझने से पहले अरस्तू के नागरिकता की जो कॉन्सेप्ट है, नागरिकता की जो संकल्पना है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है? तो अरस्तू के अनुसार नागरिकता का अर्थ है राज्य सत्ता में भाग लेना, अर्थात राज्य की नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार ही नागरिकता है। अब यह अधिकार किसे और किस रूप में मिलना चाहिए, इसका उत्तर अरस्तू अपनी संविधान की धारणा में देता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि पदों का जो वर्गीकरण है नागरिकता के आधार पे, वो किस तरीके से किस आधार पे किया जाएगा, कहीं ना कहीं संविधान का संबंध इससे है। तो आइए चलिए देखते हैं अरस्तू के संविधान की धारणा, अरस्तू के अनुसार संविधान का क्या तात्पर्य है। तो अरस्तू कहते हैं कि संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पदों के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। तो ये परिभाषा में जो एक शब्द हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, संगठन। तो संविधान, जिसको कि हम आधुनिक काल में समझते हैं, संविधान एक नियमों का संकलन होता है, सर्वोच्च कानून जिसको कि कहा जाता है, जिसके आधार पर एक राज्य की शासन व्यवस्था संचालित होती है, अधिकारों का वितरण और वर्गीकरण होता है और पदों के कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ उसमें वर्णित की जाती हैं। कुल मिलाकर शासन के नियमों की व्याख्या करने वाले जो नियमों का संकलन है उसको हम संविधान कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अरस्तू संगठन शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो इसका तात्पर्य बहुत ही सीधा सा है कि कहीं ना कहीं अरस्तू जो है संविधान और राज्य में विभेद नहीं कर पा रहा था या उन्होंने विभेद नहीं किया था। इसलिए वो अपनी परिभाषा में और अपने संकल्पना में ये कहते हैं कि संविधान राज्य का ऐसा संगठन है, यहाँ पर उन्होंने संगठन शब्द का प्रयोग किया, जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पदों के निर्धारण से जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च, यानी कि उच्च स्तरीय जो निर्णयात्मक राजनीतिक पद होते हैं उनका वितरण किस तरीके से किया जाएगा, कहीं ना कहीं संविधान का संबंध इस चीज़ से है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तू संविधान की परिभाषा एक ऐसे संगठन के रूप में कर रहा है जिसका संबंध उच्चतर शासकीय और राजनीतिक पदों के निर्धारण से है। अब किस व्यक्ति को कौन सा पद प्राप्त होगा, इसका निर्धारण संविधान के माध्यम से होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट जो बिंदु हमारे सामने उभर कर आता है कि राज्य, संविधान और दल में एक रूपता। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है कि अरस्तू के मतानुसार राज्य, संविधान और दल, या इसको और विस्तारित रूप दे दें तो सरकार, इनमें एक रूपता थी। ये एक ही दृष्टिकोण या संदर्भ में अरस्तू के द्वारा प्रयोग में लाए गए थे, इनमें विभिन्नता नहीं थी। हालांकि आज की तारीख में मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में ये सभी चीज़ें, ये सभी धारणाएं एक दूसरे से काफ़ी पृथकता रखती हैं, किंतु अरस्तू ने इनमें पृथकता नहीं की थी। उसके लिए राज्य, संविधान और दल और सरकार ये पर्यायवाची थे, एक ही रूप थे। तो आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस एकरूपता को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो अरस्तू की संविधान संबंधी धारणा की सर्वप्रमुख जो विशेषता है, उसके द्वारा राज्य, संविधान और दल को एक रूप मान लिया गया था। और वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो अरस्तू की धारणा काफ़ी अनुचित प्रतीत होती है, किंतु तात्कालिक यूनान की परिस्थितियों में इसे देखने पर यह नितांत सही प्रतीत होती है। यूनान के लगभग प्रत्येक नगर राज्य में वर्गतंत्रियों और जनतंत्रियों के बीच संघर्ष चलता रहता था। उनमें से एक दल की विजय का अर्थ यही नहीं होता था कि उसके नेता या सरकार बना ले, वरन इससे राज्य के आधारभूत रूप में भी परिवर्तन हो जाता था और जनता के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य भी बदल जाते थे। इस प्रकार एक दल के स्थान पर दूसरे दल की विजय या संविधान के स्वरूप में परिवर्तन का परिणाम एक क्रांति होता था।
रूस तथा चीन में क्रमशः 1917 तथा 1949 में जो कुछ हुआ वह अरस्तू के अर्थ का जीता जाता स्वरूप है। अब इन राज्यों में सत्ता परिवर्तन का परिणाम राज्य के ढांचे में उसके मौलिक सिद्धांतों के आधारभूत परिवर्तन के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से अरस्तू के द्वारा राज्य, संविधान और दल को एक रूप मानना तात्कालिक यूनानी परिस्थितियों में अनुचित नहीं था, बल्कि ये बहुत ही स्वाभाविक था कि कोई भी विचारक इनको एक रूप मानकर ही अपने सिद्धांतों की व्याख्या कर सकता है। तो आइए चलिए चलते हैं राज्यों के वर्गीकरण की ओर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में कि अरस्तू का वर्गीकरण हमने एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अरस्तू किस तरह से संविधानों का वर्गीकरण करता है। तो इस वर्गीकरण अरस्तू ने अपने वर्गीकरण को दो आधार दिए हैं। प्रथम आधार है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार का तात्पर्य है कि प्रभुत्व शक्ति यानी कि संप्रभु शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा आधार है नैतिक आधार। नैतिक आधार का तात्पर्य ये हुआ कि शासन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो किस लक्ष्य को लेकर शासन सत्ता को संभाले हुए हैं, ये नैतिक आधार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तू के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार है। संख्या का आधार यानी कि संप्रभु प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा आधार है कि उसका उद्देश्य क्या है, सत्ता के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। अब अरस्तू ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद किए हैं। और दूसरे आधार पर अरस्तू ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूप, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन का स्वाभाविक रूप, इसको आप देखिए शासन का स्वाभाविक रूप, और दूसरा है शासन का विकृत रूप। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अरस्तू ने नैतिक आधार के भी सब डिवीज़न दो किए हैं। एक तो है शासन का स्वाभाविक रूप जो है, और दूसरा है शासन का विकृत रूप। इनका निरूपण किया है। अरस्तू के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वो है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टिगत रखते हुए शासन का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्य वर्ग के, सामान्य जनता के हित में काम कर रहा है अगर शासन, तो वो स्वाभाविक रूप में है। और अगर शासकों के व्यक्तिगत हितों के आधार पर अगर वो कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से वो शासन का विकृत रूप के रूप में हमारे सामने आता है। चलिए इसकी और विस्तार से व्याख्या करके समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति का शासन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम आधार पर एक शासन करने वाले व्यक्ति की संख्या एक है। अब एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं या एक तंत्र कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। किंतु जब शासन केवल अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए शासन शक्ति का प्रयोग करने लगता है तो वो निरंकुश, व आताताई या तानाशाह बन जाता है। तो ये बिल्कुल काफ़ी न्यायोचित प्रतीत होता है अरस्तू का वर्गीकरण कि यदि शासन करने वाला व्यक्ति संप्रभु एक है, अगर वह सामान्य जनता के हित में शासन करना है तो उसका स्वाभाविक रूप एक तंत्र या राजतंत्र होगा, राजतंत्र को स्वाभाविक मानता है। वहीं अगर वो शासक अपने हितों के लिए कार्य कर रहा है तो वह आताताई तंत्र का रूप ले लेता है, जिसको कि हम निरंकुश तंत्र भी कह सकते हैं। अब दूसरे वर्गीकरण की ओर चलते हैं, अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण। यदि संप्रभु शक्ति का प्रयोग यदि कुछ अल्पसंख्यकों के द्वारा किया जाता है, यानी कि छोटे से समूह के द्वारा किया जाता है, या जिसको धनिक तंत्र भी कह सकते हैं, तो यदि ये स्वाभाविक रूप से सामान्य जनता हित में काम कर रहा है तो ये कुलीन तंत्र कहलाएगा। लेकिन यदि यह जो छोटा सा अल्पसंख्यक समूह है अपने हित के फायदे के लिए अगर शासन का प्रयोग करता है तो इसको ही हम वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र, जो कि अस्वाभाविक या विकृत रूप है, वो कहा जाएगा। अब इसी तरह से हम चलते हैं तीसरी कैटेगराइजेशन की ओर, जिसमें अरस्तू कहता है कि शासन करने वाले व्यक्ति अगर बहुसंख्यक है, यानी कि बड़ी संख्या में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से ये बहुतंत्र, ये संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र, इन दो रूपों में हमें देखने को मिलेगा। बहुतंत्र व संवैधानिक तंत्र जहाँ पर इसका स्वाभाविक रूप है बहुसंख्यक संप्रभु शक्ति के आधार पर, वहीं भीड़ तंत्र, जिसको कि अरस्तू ने डेमोक्रेसी कहा है, वो एक विकृत रूप है शासन का, जबकि शासन की सत्ता का प्रयोग बहुसंख्यक अपने लाभ के लिए करेगा। तो ये हम इस तरह से देखते हैं कि ये अरस्तू का जो वर्गीकरण है ये
संख्या के आधार पे और नैतिक आधार पे दो रूपों में हमें देखने को मिलता है। नैतिक आधार पे फिर से अरस्तु ने शासन को स्वाभाविक और विकृत रूप में इस तरह से दो तरीके से बांटकर देखा है। तो इस प्रकार अरस्तु के वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। हालांकि डेमोक्रेसी को विकृत शासन के रूप में रखना निश्चित रूप से अरस्तु के लिए एक आलोचना का विषय है, जिसकी हम चर्चा आलोचना के सेक्शन में करेंगे। अब इसकी अगर कुछ विशेषता की बात करें तो अरस्तु ने शासन व्यवस्था के स्वरूप और सामाजिक तत्वों में संबंध स्थापित करने का प्रयास अपने इस वर्गीकरण के माध्यम से करने की कोशिश की। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र, आततायी तंत्र, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में तो धनिक वर्ग की प्रधानता रहती है, लेकिन संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र में निम्न वर्ग की प्रधानता रहती है। तो ये आपको उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी इस वर्गीकरण के साथ साथ अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के भांति राजनीतिक परिवर्तनों का एक कालचक्र भी प्रस्तुत किया है। जी हाँ, और अरस्तु के अनुसार जिस तरह से साइकिल के पहिए घूमते हैं, ठीक उसी तरीके से शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। तो उसको भी हमने यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह से साइकिल का पहिया घूमता है, उसी तरह से अरस्तु के अनुसार शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम शुरुआत अगर मान लीजिए राजतंत्र से मानते हैं, तो राजतंत्र से यह पहिया प्रारंभ होता है, तो उसके बाद में ये आताताई तंत्र तक में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद यह कुलीन तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद ये वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक फिर विकृत, स्वाभाविक फिर विकृत, इस तरह से अल्टरनेटिवली ये परिवर्तित पहिए के रूप में, साइकिल के पहिए के रूप में परिवर्तित होता है। ये हम यहाँ पर इस ग्राफिक के माध्यम से देख सकते हैं। वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र के पश्चात ये बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और फिर सब विकृत रूप में ये भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। और भीड़ तंत्र के बाद पुनः यह राजतंत्र, जो कि संप्रभु एक होने की स्थिति में राजतंत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि नैतिक आधार पर स्वाभाविक शासन है। और उसके बाद में फिर से उसका आतताई स्वरूप सामने आता है, फिर कुलीन तंत्री स्वरूप सामने आता है, फिर वर्ग तंत्री स्वरूप सामने आता है। तो इस तरीके से अरस्तु का एक परिवर्तन का काल चक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये आज हमने अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण, जिसको कि सरकारों का वर्गीकरण भी कह सकते हैं या राज्य का वर्गीकरण भी कह सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ अरस्तु के राजनीतिक परिवर्तन के काल चक्र को भी समझने की कोशिश की। आइए इन सिद्धांतों की कुछ आलोचनाओं को देखते हैं। आलोचना के जो बिंदु हैं वो हमने यहाँ पर अंकित कर दिए हैं। इसी के अंतर्गत हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो है सरकारों का वर्गीकरण। तो देखिए, आलोचकों के अनुसार अरस्तु ने राज्य और सरकार का कोई भेद नहीं माना है और उनका वर्गीकरण बेसिकली राज्यों का वर्गीकरण ना होकर सरकारों का वर्गीकरण है। और इसी बात को गार्नर भी कहते हैं कि उन्होंने राज्य तथा सरकार में कोई अंतर नहीं माना है और अंतिम विश्लेषण में यह वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण ना होकर सरकारों का वर्गीकरण है। इसीलिए राज्य के रूपों के विवेचन में उसका कोई भी उचित स्थान नहीं हो सकता। तो ये आलोचना गार्नर के द्वारा अरस्तु के राज्य वर्गीकरण की गई है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण। तो गार्नर और वान महल जैसे विद्वानों ने अरस्तु के वर्गीकरण की इस आधार पर भी आलोचना की है कि यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित न होकर संख्या विषयक भौतिक आधार पर आधारित है। किंतु इस प्रकार की आलोचना युक्ति संगत नहीं समझी जा सकती, क्योंकि संख्या विषयक वर्गीकरण का अपना ही एक महत्व है और शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजनीतिक चेतना का अनुमान लगाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो अरस्तु के वर्गीकरण में संख्या विषयक आधार से अधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल कर सामने आती है वो है नैतिक आधार, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था के स्वाभाविक और विकृत रूपों का वर्णन किया गया है। बर्गेस इसको युक्ति संगत ठहराते हुए कहता है कि अरस्तु का वर्गीकरण नैतिक और आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी आलोचना है ये उतनी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वर्गीकरण का आधार संख्या भी हो सकती है। तीसरी आलोचना जो कि काफ़ी दम रखती है, महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं। तो अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। जी हाँ, आधुनिक समय में जहाँ प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में विश्व में स्वीकार किया जाता है, वहीं अरस्तु ने इसे भीड़ तंत्र के रूप में विकृत शासन का एक प्रकार के रूप में वर्णित किया है। तो ये काफ़ी हद तक उचित नहीं माना जा सकता और अरस्तु इसे सबसे अधिक अव्यवस्थित और अनियंत्रित शासन समझता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो प्रजातंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन की ये पद्धति अतः प्रजातंत्र के संबंध में अरस्तु का जो विचार है उसको निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगली आलोचना हम देखते हैं
कि वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता, तो निश्चित रूप से अरस्तू का जो वर्गीकरण है वो तात्कालिक यूनान के संदर्भ में तो युक्ति संगत हो सकता है, किंतु वर्तमान राज्यों के ऊपर उसको लागू नहीं किया जा सकता। अरस्तु के नगर राज्य यूनान को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और वर्तमान समय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक, धर्मनिरपेक्ष, धर्माचार्य राज्य आदि विभिन्न रूपों में राज्य के विभिन्न रूप हमको देखने को मिलते हैं, जिन्हें अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में कहीं स्थान नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से क्योंकि अरस्तु की जो पद्धति थी, अध्ययन पद्धति थी, वो आगमनात्मक थी, तो तात्कालिक परिस्थितियों में उनके द्वारा जो अवलोकन किया गया उसी अवलोकन को उन्होंने अपने सिद्धांतों में स्थान दिया, और उसी का परिणाम है कि उनके वर्गीकरण में हम ये सब आधुनिक राज्य के वर्गीकरण के आधार हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक आलोचना निश्चित रूप से अरस्तु की जाती है। अंतिम जो आलोचना है वो है परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। तो अरस्तु ने राज्य के वर्गीकरण का जो शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र प्रस्तुत किया है, काल चक्र प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। वस्तुतः राज्य या शासन व्यवस्थाओं में वैसे ही नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते जैसे कि अरस्तु के द्वारा कल्पना की गई है। तो ये जो शासन व्यवस्था में परिवर्तन का जो काल चक्र अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये काफ़ी हद तक उनकी जो वैज्ञानिकता के लिए एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्पना पर आधारित अधिक प्रतीत होता है। वास्तविक यथार्थ और आगमनात्मक पद्धति के ऊपर आधारित आधार इस पर कम दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये अरस्तु के सिद्धांतों की एक आलोचना का विषय बन सकता है, और निश्चित रूप से उनका जो परिवर्तन चक्र है वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। एक नियमित रूप से स्वाभाविक विकृत में इस तरह का परिवर्तन संभव नहीं है, जो कि अरस्तु अपने काल चक्र परिवर्तन के माध्यम से कहना चाहता है। तो इस तरह का एक चक्र नियमित रूप से परिवर्तित हो, शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाए, ये जरूरी नहीं है और संभव भी नहीं है। इतिहास में हमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस आधार पर भी अरस्तु के परिवर्तन चक्र जो कि शासन व्यवस्था के परिवर्तन से संबंधित है उसकी आलोचना की जाती है। तो इस तरह से हमने दो चीज़ों को आज समझने की कोशिश की है। तो अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण, जिसको संविधानों का वर्गीकरण भी कहा जाता है, और अंततः वो सरकारों का वर्गीकरण ही है। और दूसरा अरस्तु का परिवर्तन चक्र, जो कि शासन के परिवर्तन से संबंध रखता है। तो इस तरह से हमने ये आज व्याख्यान पूरा किया। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मेरे द्वारा उसका समाधान बहुत ही अल्प अवधि में किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।